नमस्कार, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर उत्तर प्रदेश। 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। हमारी कानपुर की अति प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय CSJM ने ऐसा विचार रखा है कि हमें योग शिक्षक गांव-गांव में पहुंचा करके लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कानपुर ऑनलाइन योग शिक्षक को तैयार कर रहा है। कल प्रथम दिन हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया था कि योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। योग विद्या में इसका अर्थ होता है समाधि। सामान्य जीवन में योग का अर्थ हम लोग कहते हैं होश। किसी काम को, किसी कर्म को होश में करना, यह योग का एक उपलब्धि है। वैसे तो गीता प्रेस गोरखपुर के जो 90 वर्ष लगभग पहले प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार योग विद्या के अनेक अंग हैं। राजयोग, मंत्र योग, हठ योग, कुंडलिनी योग आदि। लेकिन मैंने जो पिछले 53 वर्ष में, या यूँ कहिए कि योग विद्या में आए हुए इस क्षेत्र में आने पर अनुभव हुआ कि हमारे लिए जो बहुत उपयोगी है वह है हठ योग, राजयोग या अष्टांग योग और तथा पंच महाभूत योग अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा। मैंने जो अनुभव किया है कि प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हमको सिखाती है प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं द्वारा शरीर का शोधन। मैं स्वयं आज से 53-54 साल पहले जिन आँखों से अब मैं 10,000 किताबें पढ़ चुका हूँ या पलट चुका हूँ, जिन आँखों से मैंने लगभग 50 पुस्तकें लिखी हैं, जिन आँखों से आज मैं इस 73-74 वर्ष की उम्र में बिना चश्मे के अखबार पढ़ लेता हूँ,
प्राकृतिक चिकित्सा के पहले इन आँखों से मैं मोटे मोटे अक्षर नहीं देख पाता था। 3 साल के नेत्र विशेषज्ञ लोगों से इलाज करने के बाद सबने कहा कि आपकी नाड़ियां आँखों की सूख गई हैं। किसी ने कहा कि पर्दे में छेद है, किसी ने कहा रेटिना में सूजन है। निराशा आ गई, सुसाइड थॉट आ गया, आदि आदि। लेकिन जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा में आया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं कूने हाइड्रोथेरेपी में पहले आया, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अच्छी होते हुए भी बहुत लॉन्ग समय में लाभ पहुंचाती है। लेकिन जब हम प्राकृतिक चिकित्सा में मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, हर्बल थेरेपी, पॉजिटिव ऑटो सजेशन थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, रेकी थेरेपी आदि जोड़ देते हैं, तो प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा में जहाँ सालों में लाभ होता है, जहाँ महीनों में लाभ होता है, वहाँ सप्ताह में लाभ हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा अनुभव है कि योग चिकित्सा नहीं है, योग रोकथाम विद्या है, योग साधना विद्या है। हाँ, जैसा कि कल मैंने कहा था कि योग के जो षटकर्म हैं, हठ योग में जो षटकर्म है, संघ प्रक्षालन है, जो नवीन विद्या मैंने जोड़ी है, वेजिनल डूज है, महिलाओं के गर्भाशय या वेजिनल प्रोसेस को शोधन साफ करने की क्रिया है। हाँ, इनको अगर जोड़ दिया जाता है तो रोगों को दूर करने में बहुत राहत मिलती है। संयोग से प्रायः जो आधुनिक योग शिक्षक बनाए जा रहे हैं, उनमें इन क्रियाओं का लगभग ज्ञान नहीं दिया जाता, ना है। इसमें उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि जो प्राचीन विधियां हैं ये बहुत कठिन हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव जो मेरी दाहिनी ओर हैं, डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, इन्होंने इन क्रियाओं का बहुत सरलीकरण किया है। और मैंने इन क्रियाओं को अपनी नवीन पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति में सब दे दिया है। ये किताब मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, आप सैकड़ों किताबें पढ़ डालिए, वो आपको, किंतु ये किताब अगर आप पढ़ लेंगे तो घर बैठे आपको वो ज्ञान मिल जाएगा, समाज को ज्ञान देने को मिल जाएगा, जिससे आपका यश बढ़ेगा। हम योग के माध्यम से भारतवर्ष को योग गुरु बना सकते हैं। और मैं प्राकृतिक चिकित्सा कि मेरे जो बाईं तरफ के गुरु बैठे हैं, डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त बिंदकी वाले, इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन प्रसारण न होने से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग महर्षि पतंजलि का योग दर्शन का, अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे। इससे हमारा जीवन समाधि को उपलब्ध होगा, ध्यान को उपलब्ध होगा, अंतर्मुखी होने का उपलब्ध होगा, हमारे फेफड़े, हमारी जीवन शक्ति बढ़ेगी। यौगिक व्यायाम से हमारा शरीर लचीला रहेगा और यम नियम के पालन से सदाचार बढ़ेगा, अनाचार घटेगा, समाप्त होगा। तो आइए आज हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर हम इस राजयोग हठ योग में प्राकृतिक चिकित्सा जोड़ देंगे तो रोग जड़ से ठीक होने लगेंगे। बीमारी चाहे जो हो, अपवाद छोड़ करके, क्योंकि आज सारा विश्व और शास्त्रीय चिकित्सक भी, एलोपैथी के डॉक्टर भी समझने लगे हैं कि जब तक हम जीवन शैली नहीं बदलेंगे, शोधन शैली नहीं बदलेंगे,
आहार परिवर्तन नहीं करेंगे तो रोगों को जड़ से ठीक करना मुश्किल है। तो आइए आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग चिंतन करेंगे, कुछ अभ्यास भी करेंगे। पुनः एक बात बता दूं मैं आपको, अगर हम लोग हठ योग और राजयोग दोनों को आपस में मिला दें तो हम सबसे पहले शोधन क्रियाओं का ज्ञान करेंगे। षटकर्म, शंख प्रक्षालन, वेजिनल डूस महिलाओं के लिए। उसके बाद यौगिक व्यायाम, फिर प्राणायाम, फिर बंध, फिर मुद्रा, फिर ध्यान योग। लेकिन मैंने अनुभव किया है यदि हम यौगिक व्यायाम के पूर्व मैं योगासन शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बचपन में योगासन में आते नहीं हैं, आते हैं तो करते नहीं हैं, बड़ी उम्र में बीमारी के नाम से आते हैं, तब तक नाड़ियां उनकी कठोर हो जाती हैं, नालियां प्रायः जाम हो जाती हैं। अगर सही अनुभवी गुरु नहीं मिला तो प्राय नुकसान हो जाता है। तो मैंने अनुभव किया है, जो वर्तमान योगी हैं, विशेष तौर से बिहार योग विद्यालय के स्वामी सत्यानंद जी आदि, तो इन्होंने कहा है कि अगर हम शरीर को सबसे पहले अंग अंग के व्यायाम कराएं, सहज प्राणायाम कराएं, सहज ध्यान कराएं, आवश्यकता अनुसार शोधन क्रियाएं दें। जुखाम रहता हो तो तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति, पेट खराब रहता हो तो गणेश क्रिया या डायरेक्ट बस्ती अथवा निरापद विरेचन क्रिया। पित्त की परेशानी हो, मंदाग्नि हो, अपाचन हो और आमाशय में सूजन न हो तो कुंजर क्रिया, दंड धौती, वश धौती उपयोगी है। इसी प्रकार से अगर हमारी आंतें मजबूत हैं और पेट के किसी अंग में सूजन नहीं है तो नौली क्रिया। इसी प्रकार से अगर हमें मस्तिष्क को तेज करना है तो कपाल शोधन क्रिया। याद रखें, कपाल भाती प्राणायाम अलग चीज है और कपाल शोधन क्रिया अलग चीज है। मन को शीघ्र रोकने के लिए त्राटक क्रिया, उसमें योग निद्रा, अंतः त्राटक में योग निद्रा आती है, मध्य त्राटक और बाह्य त्राटक। तो नेति, बस्ती, नौली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, नेति, नौली, बस्ती, धोती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन मैंने कल आपको बताया था, यदि हमारी आंतों में सूजन है, किसी ऑर्गन में सूजन है, बड़ी उम्र के हैं, तो प्राचीन काल का शंख प्रक्षालन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने एक सहज शंख प्रक्षालन बनाया है, हम आपको यहाँ इसके माध्यम से सिखाएंगे। और कभी कभी कमर में भयंकर दर्द होता है, डिस्क स्लिप हो जाती है, सूजन होती है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उस अवस्था में आयुर्वेद का जो विरेचन क्रिया है, विरेचन क्रिया का अभ्यास हर नेचुरोपैथ को करना चाहिए। विरेचन क्रिया में चलते चलते समझ लें, हमें पहचानना पड़ता है कि इसका क्रूर कोष्ठ है कि मध्यम कोष्ठ है कि प्रारंभिक कोष्ठ है। ये सब काम कठिन नहीं है, इस पुस्तक में भी मैंने दे दिया है। और साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी।
तो हम लोग जो है आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, ऊपर बैठ जाओ, नहीं बैठ पा रहे हो तो, आज हम लोग बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग यौगिक व्यायाम करते हैं, कुछ दिनों से प्राणायाम का बहुत समाज में प्रचार हो गया है, प्राणायाम करते हैं। अगर हम योगासन के पूर्व या प्राणायाम के पूर्व अगर हम दोनों स्वर एक साथ चला लें तो लाभ भी अधिक होगा और नुकसान भी नहीं होगा। यद्यपि ईमानदारी से क्रमबद्ध प्राणायाम किया जाए दोनों स्वर चलने लगते हैं, लेकिन अगर हम यौगिक व्यायाम योगासन के पूर्व भी योगासन भी ईमानदारी से करें, क्रमबद्ध से करें तो भी चलने लगते हैं। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी ने कहा था कि यदि हम लोग भ्रमण योग का अभ्यास करें, अगर हम यौगिक व्यायाम के पूर्व या प्राणायाम के पूर्व भ्रमण योग का अभ्यास करें ईमानदारी से 5-10 मिनट 15 मिनट, दोनों स्वर चलने लगते हैं। तो आइए हम षटकर्मों की चर्चा आगे करेंगे, शंख प्रक्षालन की चर्चा आगे करेंगे, वेजिनल डूज की चर्चा आगे करेंगे। उसके पूर्व हम लोग आज अभ्यास करेंगे पहले अंग व्यायाम का। खड़े हो जाओ बेटा। हमारे सहयोगी आपको अंग व्यायाम करके दिखाएंगे। भ्रमण योग के लिए आप देखिए ऐसे खड़े हो जाते हैं और पहले 6 इंच का भ्रमण योग करते हैं। करिए, जैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, नाइट वॉक करते हैं, पार्कों में, गांव के सड़कों में, खेतों में, ऐसे ही थोड़ा तिरछा कर लो। ठीक, अपने स्थान में खड़े हो गए और धीरे धीरे तो हाथों को ले गए, पैरों को आगे पीछे इतना ले जाएंगे कि बहुत अधिक नहीं ले जाएंगे कि आप सोल्जर फौजन का शिकार हो जाएं। और पीछे आइए, आगे बढ़ गए ज़्यादा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अगर घुटने में सूजन है तो पैर नहीं चलाएंगे, केवल हाथों को चलाएंगे। पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ। थोड़ा आगे आओ, बस उधर मुंह कर लो। अब धीरे से घुटने मत चलाओ। मान लो घुटने में सूजन है तो केवल हाथ चलाओगे, ये। और अब दोनों चलाओ, हाथ पैर दोनों चलाओ। अब नासिका से श्वास निकालो और भरो। करो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। इस प्रकार के भ्रमण योग में हाथ पैर को भी चलाएं और नासिका से श्वास छोड़ें और निकालें तो कुछ ही देर में दोनों स्वर चलने लगते हैं।
जो लोग किसी कारण से, क्या है, किसी कारण से अगर आपके दोनों स्वर नहीं चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा अधिक देर तक श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही? जो लोग किसी कारण से यौगिक व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, योगासन नहीं कर पा रहे हैं, सूर्य नमस्कार करने के बाद तकलीफ हो जाती है, वो लोग इस क्रिया को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे भी कर सकते हैं। मेरे पास अनेक रोगी आते हैं, वह संकल्प, कमजोर संकल्प के कारण, असंकल्प के कारण या अन्य किसी परिस्थितियों के कारण जब वो योगासन आदि नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो मात्र इस क्रिया का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी को मॉर्निंग वॉक की सुविधा है तो वो मॉर्निंग वॉक करे। हमारे मोती झील में बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। एक राउंड 1500 मीटर का है, कुछ 1 राउंड लेते हैं, कुछ 2 राउंड लेते हैं, कुछ 3 राउंड लेते हैं, कुछ 4 राउंड लेते हैं। महिलाएं, खास तौर से हर महिला को सुविधा नहीं है कि वो पार्कों में जा सके, तो इस क्रिया के द्वारा भी वो लाभ उठा सकते हैं। बस रिलैक्स, खड़े खड़े शवासन। तो जब आप इस क्रिया को ईमानदारी से करेंगे, आपके दोनों स्वर चलने लगेंगे। जब दोनों स्वर चलेंगे तो प्राणायाम का भी लाभ ज़्यादा होगा, योगासनों का भी लाभ ज़्यादा होगा, और दिन में आपको एनर्जी, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। जिन लोगों का दोनों स्वर पर्याप्त मात्रा में चलता है, उनमें एक मैं भी हूँ, तो उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं होगा, थकान का अनुभव नहीं होगा, संतुलन मन का जल्दी नहीं बिगड़ता। नहीं तो जरा सी बात में गुस्सा, जरा सी बात में टुन्न हो जाते हैं लोग बाग, जरा सी बात में अपनी हानि पहुंचा लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, संस्थान से भाग जाते हैं। तो जब हम दोनों स्वर का प्रयोग करते हैं तो एक प्रकार से मन को संतुलन में बहुत लाभ मिलता है। चलिए बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। ठीक। अब हम लोग एक ऐसी क्रिया का अभ्यास करेंगे या ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करेंगे क्योंकि आम व्यक्ति यही समझता है कि योग माने योगासन या यौगिक व्यायाम। तो आइए हम लोग कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तुम इसमें आ जाओ बेटा। हाँ जी, आ जाओ, बैठ जाओ, पैर फोल्ड करके बैठ जाओ ना। इसमें बैठ जाओ। इसमें क्या, इसमें पैर फैला के बैठ जाओ ना।
दिखाई पड़ रहा है? पीछे हाथ करो। कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अभी योग विद्या को योगासन के रूप में ले रहे हैं, लेकिन अगर हम योगासन के पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, स्वतंत्र रूप से सूर्य नमस्कार सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। सूर्य नमस्कार के बाद किंग और क्वीन एक्सरसाइज जरूर करेंगे, क्योंकि स्वामी देवमूर्ति जी महाराज कहा करते हैं कि यदि किसी योगासन से या किसी यौगिक व्यायाम से अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई झटका लग जाता है तो उसको हम किंग और क्वीन एक्सरसाइज से रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसके नुकसान को बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सूर्य नमस्कार के बाद किंग और क्वीन एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज द्वारा निश्चित। और एक बात और ध्यान रखें, कुछ लोग सूर्य नमस्कार को बहुत जल्दी करते हैं, इससे बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का हो रहा है। सूर्य नमस्कार 1 मिनट में लगभग 1 राउंड करें तो बहुत अच्छी बात है। लोग कंपटीशन में लोग 1 मिनट में 5-5, 10-10 बार करने लगते हैं। अपवाद छोड़ करके नुकसान होगा, आपको हो रहा है लोगों को। और सूर्य नमस्कार के पहले अगर रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम करें तो कहना ही क्या है, एक नई खोज है, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज की नई खोज है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद पहले अगर अंग अंग के व्यायाम कर लें, इसको कुछ लोग सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म व्यायाम एक अलग विधा है। ये स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के जो गुरु हैं कार्तिकेय जी, उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम अलग निकाले हैं। उसमें 48 एक्सरसाइज होती हैं, बड़ी जबरदस्त क्रिया है। हमारे वर्तमान में डॉक्टर दीनानाथ राय लखनऊ के, उनके परम भक्तों में हैं, वह इस पर बहुत जोर देते हैं। गुरु की बात नहीं मानोगे तो बहुत कष्ट पाओगे। कुर्सी में क्यों नहीं बैठते हो जब कष्ट है? तो जब नीचे नहीं बैठ सकते हो, लापरवाही में या धोखे में चोट लग गई है, और गुरु कह भी रहा है ऊपर बैठो, जो बात मानने की गुरु की वो नहीं मानेंगे। तुम लोगों को जब तक हल्का सा डांटे नहीं तो सुनते नहीं हो। इसलिए पहले हम लोग, तुम उधर चले जाओ, इनको आने दो, संजय जी को, जो भी अंडरवियर पहने हैं। पैरों कभी कभी धो लिया करो। हाँ, कितनी जार बीमारी फटी हुई हैं, इनमें भी थोड़ा सा सफाई किया करो। लेट नहीं, बैठ जाओ, पैर फैलाओ, हाथ को पीछे करो, दोनों पैर हल्का सा मिलाओ, पैरों की 10 उंगलियों को सिकोड़ो और छोड़ो, मुँह सिकोड़ो छोड़ो, ध्यान से देखो, दिखाई पड़ रहा है? तिरछा कर दें, इधर इधर करो, ध्यान दीजिए। जो लोग कर सकते हो, मेरे सामने बैठे हैं या उसमें हैं, पैरों की 10 उंगलियों को पूरी ईमानदारी से मोड़िए छोड़िए, मोड़िए छोड़िए, ध्यान वहीं रखिए, कम से कम 5 बार। अब पूरे पैर को, ये पूरे पंजे को आगे ले जाइए और पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, गिनती करते रहिए 5 बार। ये अब थोड़ा पैर फैला लीजिए, अब आगे से लीजिए, ये बहुत सुंदर, ये
पूरा, और मोड़िए और ले जाइए। ये 5 बार इसका उल्टा लीजिए, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा, और ईमानदारी से मोड़िए, ये और ये। अब दोनों पैर मिलाइए, बहुत सुंदर। इसका उल्टा ले जाइए, पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब आप जो है दाहिने पैर को मोड़िए, बाहर करिए, ये 5 बार मोड़िए, छोड़िए। पंजे को जब अंदर ले जाएं तो बाहर ले जाएं तो अंदर, कोई बात नहीं, सहज भाव में। अगर घुटने में सूजन है तो नहीं करेंगे, आगे बढ़िए। दूसरा पैर लीजिए, अब दाहिने पैर को, इसी बाएं पैर को उधर ले जाइए, मोड़िए, ये। अब आप पंजे को गोल घुमाइए, 5 बार राइट टू लेफ्ट, फिर 5 बार उसका उल्टा लेफ्ट टू राइट, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पैर को लीजिए, पंजे को घुमाइए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जो लोग मेरे सामने देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि पहले कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 4 महीना, 6 महीना अंग व्यायाम का अभ्यास करें। आगे अब इसी पैर को उठा के ऊपर ले जाइए, ये। अब आप दोनों पैरों को घुटने से पकड़िए, हाथों से पकड़िए, दोनों ऊपर नीचे करिए, ये और जल्दी जल्दी करिए, ये। इससे जो बगल की नाड़ियां हमारी कठोर हो जाती हैं वो काम करने लगती हैं। बस दूसरा पैर लीजिए, अब दूसरे पैर से यही क्रिया करेंगे, ऊपर नीचे करिए 5 बार, 10 बार, हाँ, ये। बहुत सुंदर। अब आप दोनों पैरों को मिला लीजिए, आपस में मोड़ लीजिए, ऐसे फैला लीजिए, ये करिए, ये ऊपर नीचे करिए, थोड़ा तिरछा हो जाइए जरा सा, करिए। प्रायः बढ़ती उम्र के साथ में हमारी जांघ की नाड़ियां कड़ी हो जाती हैं। याद रखें, शरीर में हमारे 11 सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम आदि। उनमें नाड़ी संस्थान का बहुत बड़ा महत्व है। बढ़ती उम्र के साथ में नाड़ियां कड़ी हो जाती हैं। चलिए, अब आप जो है हाथों से करिए, ये नहीं वो ऐसे, और बाहर करिए पैर, हाँ। अब करिए, अब ये। याद रखें, अगर सूजन है किसी अंग में, मेरे अनुभव से व्यायाम नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि किसी प्रकार की सूजन बिना पेन किलर खाए, मैग्नेट थेरेपी से कैसे ठीक कर सकते हैं।
बस। अगर किसी प्रकार की सूजन है तो YouTube में जाइए, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, क्यों, इसमें जाइए आप YouTube में, और मेरे मैग्नेट थेरेपी पर 12 लेक्चर हैं। उन 12 लेक्चरों को सुनिए। यहाँ से ऑनलाइन पुस्तक मंगा लीजिए, व्हाट्सएप में निःशुल्क पढ़िए। और अगर आप समाज की अच्छी सेवा करना चाहते हो मेरी तरह, तो आप मेरे पास 5 दिन आ जाइए। उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। ऑनलाइन से आपको पर्याप्त सूचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन जब बिना गुरु के कोई भी व्यवहारिक क्रिया सीखना, दूसरों की सेवा करना, कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जब सीख लेते हैं, आज हमारे सैकड़ों विद्यार्थी मैग्नेट थेरेपी सीख करके लोगों को सूजन और दर्द के रोगी में राहत पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि डॉक्टर खुद ही कहते हैं कि पेन किलर से गुर्दे खराब हो रहे हैं। अगर गुर्दे को खराब होने से बचाना है तो मैग्नेट थेरेपी घर घर पहुंचाना है। चलिए, हो गया आपका। अब आराम से बैठ जाइए, चाहे इसे कर न बैठिए। अब लीजिए, हाथों का लीजिए, हाथों का व्यायाम लीजिए। ये देखिए, जैसे हमने पैरों की अंगुलियों को खोला था, बंद किया था, ऐसे ही जब आप हाथों की पंजे खोलिए, बंद करिए 5 बार। नंबर 2, 5 उंगली मिला लीजिए अलग अलग, और ऊपर नीचे करिए, ऊपर नीचे 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे। मुट्ठी बंद कर लीजिए। हाँ, ऐसा भी कर सकते, करिए, ठीक कर रहे हैं। फिर इस प्रकार से करेंगे, फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे, गोल घुमाइए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हाथों को खोल लीजिए, ऊपर नीचे करिए। हाथों को ऐसे ले लीजिए, पूरा ले लिया आपने। हाँ, ये लीजिए, ऐसे करिए, ये बस। अगर आप सामान्यतः इस क्रिया को करेंगे तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब आइए, एक कंघा आपके पास होना चाहिए। एक छोटा सा कंघा मैं रखता हूँ, और कंघे से आप अपने बालों को इस प्रकार से, कंघा है आपके पास? चलिए, हाथों से कर सकते हैं। हाथों से भी आप, कंघा से बेस्ट रहता है। हाँ, अगर आप 1 मिनट भी अपने खोपड़ी को कंघे से गहराई से खींचें, पूरा इस प्रकार से। कंघा ले लीजिए छोटा सा, मेरे पास रहता है, अभी कहीं मिसप्लेस हो रहा है। ये पूरा जो है, अगर आप 1 मिनट भी खून संचार बढ़ा लें अपनी खोपड़ी में, तो बालों के झड़ने की समस्या में बहुत राहत मिलेगी। चलिए, आगे लीजिए, कानों का व्यायाम लीजिए। कानों को नीचे खींचिए, कानों को पीछे से खींचिए, पीछे की ओर खींचिए। कानों को आगे की ओर खींचिए, ऊपर की ओर खींचिए 5 बार 10 बार समय के अनुसार। और कानों की मालिश जरूर करना चाहिए, घड़ी देखकर 1 मिनट।
इससे बहरापन के रोकथाम में सहायता मिलेगी। अगर बहरापन बढ़ रहा है तो निश्चित सहायता मिलेगी। और मैंने देखा है कि बहरेपन को नाड़ियों अगर सूख रही हैं, चाहे आँख की चाहे कान की, इसमें मैग्नेट थेरेपी रामबाण की तरह लाभ करती है। चलिए आगे लीजिए, आँखों का व्यायाम। इस प्रकार से हाथों को ले लीजिए। जब दाएं हाथ की उंगली को देखेंगे तो बाएं हाथ की उंगली न दिखे, जब बाएं देखेंगे तो दाएं। अब करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर नीचे करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक हाथ ले, हाँ इसका बदल लीजिए। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ पीछे, ऊपर, सॉरी, करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब बदलिए। हेलो हेलो, चलिए अब गोल घुमाइए। हाथों को इस प्रकार से ले लीजिए, चाहे अंगूठा को ले, चाहे ये उंगली ले लीजिए, ये उंगली लीजिए, चाहे अंगूठा ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा। अंगूठे के इस प्रकार से कर लीजिए और उसके किसी एक बिंदु को आप तय कर लीजिए और गोलाकार में घुमाइए। थोड़ा सा कोहनी मोड़ लीजिए। ये एक टक देखते रहेंगे। 5 बार राइट टू लेफ्ट, 5 बार लेफ्ट टू राइट। आजकल हम लोग आँखों से बहुत काम ले रहे हैं, ख़ास तौर से जब से स्मार्टफोन आ गया है। स्मार्टफोन तो स्मार्ट रहता है और स्वयं हमारी स्मार्टनेस ख़त्म हो रही है। इसलिए आँखों का व्यायाम बहुत ज़रूरी है। पूरा गोल घुमाइए और बस हो गया 5 बार। चलिए रिलैक्स। अब इस प्रकार से मुट्ठी ऐसे करिए, मुट्ठी बंद, मुट्ठी खुली, जल्दी जल्दी, पहले धीरे धीरे, फिर और जल्दी जल्दी, फिर और जल्दी जल्दी। इतना जल्दी जल्दी करेंगे कि आँखों से कोई चीज़ सामने की स्पर्श दिखाई न पड़े। अगर हम नित्य 2 4 5 मिनट निकाल करके आँखों का व्यायाम करें तो तमाम आँखों की रोगों से बच जाएंगे। रोज़ अखबार में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, समाचार पत्र में आता है कि ये जो हम कंप्यूटर में आँखों का प्रयोग करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं, इसके भावी परिणाम बहुत ख़राब लोगों को मिलेंगे। इसके बाद हम ऐसे आँखों को बंद कर लेते हैं और अंधेरा कर लेते हैं। कहीं से भी रोशनी जा रही हो तो उसको सेटिंग करके और अंधेरे में देखिए। अंधेरे को देखिए, फिर बंद करिए, फिर देखिए। अंधेरा देखने से, अंधेरे में आँख फाड़ कर देखने से आँखों को विश्राम मिलता है। चलिए अगला, बालों का व्यायाम हो गया। हाथों से भी कर सकते हैं, कंघे से भी कर सकते हैं। अगर हम खून संचार बढ़ाएंगे खोपड़ी का तो बालों के झड़ने की संभावना कम हो जाएगी। पर अगर कफ के कारण बाल झड़ रहे हैं तो फिर नेति क्रिया करनी पड़ेगी। अगर कोई कीटाणु, जर्म्स, बैक्टीरिया उसमें लग गया है तो फिर उसको अन्य प्रयोग करने पड़ेंगे। मैंने इस पुस्तक में सब लिख दिया है, पढ़िए।
अब हम लोग करेंगे मुंह का व्यायाम। पूरा मुंह को खोलिए, बंद करिए, खोलिए और तिरछे यहाँ इधर जाइए, बंद बंद, खोलिए बंद करिए, ये खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। ये अगर 4 उंगली चली जाए तो बेस्ट है। तीन चली जाए तो बेटर है, और 3 से कम जाए तो बीटर है। समझ लो कि खतरे घंटी आ रही है। पूरा मुंह खोलिए, बंद करिए, दाएं बाएं करिए, जीभ को बाहर निकालिए, बाहर करिए, अंदर करिए, जीभ को उठाइए, ऊपर करिए, अब पीछे के दांतों को लीजिए, दबाइए आपस में, इसको बंद कर दो। पीछे के दांतों को दबाइए, 5 बार दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। आगे के दांतों को लीजिए 5 बार। नकली दांत अगर हो बाई चांस तो दांतों का व्यायाम नहीं करेंगे। लंग्स का व्यायाम, हृदय का व्यायाम। चलिए लीजिए, ये 5-6 एक्सरसाइज हैं। दिखाई पड़ रहा है? जब आगे जाएंगे तो मुट्ठी खोलेंगे, अंदर जाएंगे तो मुट्ठी बंद कर लेंगे। 5 बार, 5-5 बार, 10-10 बार करिए। इसको हम लोग कहते हैं दही बिलोना। पहले महिलाएं दही बिलोती थी। नंबर 2, धान कूटना। ये दही बिलोना, धान कूटना, कुएं से पानी खींचना करिए। ये 5-5 बार करिए, 10-10 बार करिए, बहुत है ये। पैर खोल लीजिए, चक्की चलाना। कुछ लोग पैर को पूरा फैला देते हैं, लेकिन पूरा फैलाने में हमने देखा है कि प्रायः जिनके कमर में कोई तकलीफ होती है और बढ़ जाती है। सब पैरों को मोड़ लेते हैं, मोड़ करके इस प्रकार से चक्की चलाते थे प्राचीन काल में, ऐसे। इसका उल्टा करिए, ये 5 बार, 10 बार, जैसा आपके पास समय हो। फिर लकड़ी काटना, ये पूरा करते रहिए थोड़ा सा। तो पहले हम लोग जो है दही बिलोते हैं, फिर धान कूटते हैं, फिर कुएं से पानी खींचते हैं, फिर इस प्रकार से चक्की चलाते हैं, और फिर इस प्रकार से लकड़ी काटते हैं। ये 5 क्रियाएं हैं। अगर साथ में श्वास प्रश्वास भी करें, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। प्राणायाम करते हैं, अच्छी बात है, उसमें बहुत सी सावधानियां होती हैं, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन यदि आप जो है इस ये श्रम व्यायाम कर लें, स्वामी देवमूर्ति जी ने इसको निकाला है मेरी नज़र में, इनके करने से हमारे लंग्स मजबूत हो सकते हैं। शहर में रहना है, प्रदूषित हवा में रहना है, श्रम विहीन जीवन में रहना है, तो ये फेफड़े मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बस चलिए, अब आइए, फेफड़े का व्यायाम हो गया
और हृदय का व्यायाम भी हो गया प्रत्यक्ष रूप से। अब पेट का व्यायाम। अब धीरे से अपने पेट नाभि के ऊपर हाथ रख ले, बिना श्वास प्रश्वास के भी कर सकते हैं। 50 बार 100 बार पेट को। अभी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना, सिंपली अंदर बाहर करिए। कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम होते हुए भी अगर आप इसको अतियोग करेंगे, गंदी हवा में करेंगे, लाभ के स्थान पर नुकसान होगा। लेकिन आप सिंपली श्वास को बिना छेड़े हुए अंदर बाहर पेट करेंगे तो बहुत लाभ होगा। करते रहिए। सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए। कहीं बहुत सुंदर। आप सिंपली इसको जो है ना, श्वास प्रश्वास को मत छेड़िए, सिंपली अंदर बाहर पेट करिए। आप भी कर सकते हैं, क्या बात है प्रभु, है? आप भी करो ना। अच्छा हाँ, सूजन है, हाँ ध्यान रखें, बहुत अच्छी बात है। बस मैं किसी की ज्ञान की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, ना अपमान कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि एक चिकित्सक हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं ईमानदारी से काम करने का प्रयास करता हूँ और काम करते तजुर्बा भी बहुत हो गया। सन 1970 में इसी काम में लगा हूँ दिन रात। तो मैंने देखा है कि अगर आपके लीवर में सूजन है, पैंक्रियाज में सूजन है, आपके बड़ी आंत में सूजन है या छोटी आंत में सूजन है या किडनी में सूजन है, यानी पेट के जितने अंग होते हैं, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, ड्यूडेनम, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि, अगर इनमें सूजन है तो न तो नवली क्रिया सूट करेगी, अनुकूल बैठेगी, और न ही आपका ये कपालभाति प्राणायाम अनुकूल बैठेगा। अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लें, पेट में तकलीफ हो, ज़्यादा चक्कर में न पड़े, सूजन है, या मान लो अल्ट्रासाउंड नहीं था, जब कभी किसी क्रिया से अगर आपको नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द बढ़ रहा है, तो फिर आप न करें या अपने गुरु से संपर्क करें। बाजार में सब प्रकार के गुरु हैं, अनुभवी गुरु, अर्ध अनुभवी गुरु, नए गुरु। तो थोड़ा अपने विवेक का भी ध्यान रखें। ये कोर्सेज चला इसलिए रहा हूँ कि योग शिक्षकों को मेरे अनुभव का लाभ उठा सकें। इस क्रिया से बहुत लाभ होता है। आप सिंपली जब शौचालय में बैठते हैं तो काखने कूखने का काम मत करिए, अंदर बाहर करते रहिए पेट को। इससे आंतों में मूवमेंट होता है, हलचल होती है। कपालभाति प्राणायाम अलग चीज़ है, इसको हम लोग उपनवली बोलते हैं। अग्निसार भी एक क्रिया होती है, हम उसको भी अभी नहीं बता रहे हैं। अब आप जो है, एक अगली क्रिया है महाबंध। महाबंध बहुत अच्छी क्रिया है। खड़े हो जाइए, ताकत से मुट्ठी को बंद करिए, दोनों पैर मिला लीजिए, इधर आ जाओ और तिरछा हो जाओ, ये ठीक है। ताकत से मुट्ठी बंद करें, पाखाने के रास्ते को सिकोड़ें, अपने पेट को भी सिकोड़ें, अपने पेशाब अंग को भी सिकोड़ें और ठुड्डी को कंठमूल से लगाएं। 5 गिनती में, 10 गिनती में रोकें, फिर करें। ताकत से मुट्ठी बंद, पाखाने के रास्ते को सिकोड़ें, पेट को सिकोड़ें, अपने पेशाब अंग को, सेक्स ऑर्गन को भी सिकोड़ें, ठुड्डी कंठमूल से लगाएं, गर्दन सीधी रखते हुए 5 बार करिए। 5 गिनती में रोकिए, 5 बार करिए।
इस क्रिया के अभ्यास से वृद्धावस्था में प्रोस्टेट आपका नहीं गड़बड़ होगा, स्वप्न दोष नौजवानों का कम होगा, नहीं होगा। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन जो 7 भागों में बदलता है, हमारा भोजन एनर्जी में बदलने लगेगा। इस पर बहुत बड़ा काम हुआ है। एम्स में पूरी पुस्तक आई थी, इसको महाबंध कहते हैं। महाबंध के अभ्यास से गृहस्थ जीवन में सून डिस्चार्ज, शीघ्र पतन का रोग में लाभ होता लोगों ने बताया। हो गया। अब आइए लेट जाइए। अब आप इस क्रिया के बारे में मैं आपको क्या अनुभव बताऊं। ये क्रिया तो एकदम अनिवार्य कर देना चाहिए। दोनों हाथों को ऐसे ले जाइए, ये दोनों पैर मोड़ लीजिए, आपस में फासला करिए। गुदा की, रेक्टम की या हिप की दूरी, पंजों की एड़ी की दूरी लगभग 9 इंच 10 इंच। अब आप करें, पैरों का फासला इतना करें कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी बिल्कुल ठीक लगे। जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इस क्रिया के बारे में हम विस्तार से अलग बताएंगे। इस क्रिया के अभ्यास से नाभि अपने स्थान पर बनी रहती है। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी, इसके इतने लाभ है। सवेरे उठते ही करिए, रुकी हुई वायु, अपान वायु निकल जाएगी, कब्ज टूटने में आराम मिलेगा। नाभि हट गई होगी तो आपकी बैठ जाएगी। शाम को भोजन के पहले कर लीजिए 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार, 50-50 बार। थकान दूर हो जाएगी। सुबह शाम करने वालों को थकान ही नहीं होगी। घुटना दाएं तो ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं तो ठुड्डी दाएं, घुटना दाएं तो ठुड्डी बाएं, और घुटना बाएं तो ठुड्डी दाएं। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कष्ट होता है, चक्कर आ जाता है, तो आप गर्दन को दाएं बाएं नहीं भी कर सकते। अगर बहुत भयंकर डिस्क स्लिप है तो इसको ना करें। आधा करें, चौथाई करें। अगर इस क्रिया का घर घर प्रचार हो जाए तो मेरा दावा है कि कमर दर्द के 90% रोगी बच जाएंगे। दोनों पैर मिलाइए। इसका मैंने नाम रखा है किंग एक्सरसाइज। अब किंग है तो क्वीन होगा। क्वीन एक्सरसाइज करते जाइए। आप धीरे करेंगे ज़्यादा लाभ होगा, जल्दी जल्दी करेंगे लाभ होगा, कम लाभ होगा। उसमें पैर खोल के करते थे, इसमें मिला के करते हैं। बहुत सुंदर। किनारे में 5 गिनती में रुक भी सकते हैं। पूरा न बने आधा करिए, आधा न बने चौथाई करिए। बस अब थोड़ा साइकिलिंग करिए, हाथ पैर चलाइए। ये पूरे शरीर को, और थोड़ा हंस लेते हैं। बस शवासन। शवासन, शवासन में दोनों पैरों का फासला 1.25 फुट, हाथों को बगल में, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में। मन को आज़ाद कर दें, साक्षी भाव से देखें।
या पेट ऊपर नीचे होने को देखें या मन को श्वास के साथ लगाएं। शवासन की अनेक विधियां हैं, आगे चल के बताएंगे। अगर योग साधना में शवासन का अभ्यास कर लें तन को बहुत आराम मिलता है। योग निद्रा की प्रैक्टिस कर लें तो मन को बहुत आराम मिलता है। और समाधि का अभ्यास करने लगें तो तन मन आत्मा तीनों को बहुत आराम मिलता है। आप लास्ट अंत में या इसी क्रिया में लेटे लेटे ओम ध्वनि भी कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ओम ध्वनि का अधिक लाभ उठाने के लिए ओ में समय थोड़ा और माँ में समय कम, ओ में समय थोड़ा और माँ में समय लंबा। श्वास को भरिए, मेरे साथ करिए। बस आज इतना ही, 3 बार करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि इससे हठ योग में नाद अनुसंधान सिद्ध हो जाता है। जो नाद अनुसंधान की क्रिया होती है हठ योग में, कल बताएंगे। षटकर्म, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नाद अनुसंधान। तो जब इसका अभ्यास हम नियमित करेंगे 5-6 मिनट, उसे 6 मिनट कहा गया है पर मैं 5-6 मिनट बोल देता हूँ। इसका अभ्यास अगर आप दिन में 2 बार 3 बार करें ईमानदारी से तो आपके वृद्धावस्था में पार्किंसन नहीं होगा, एल्जाइमर नहीं होगा, होगा तो राहत मिलेगी, आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बदल जाएगी। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी योग के डिविजन्स, योग का अर्थ, आज हम लोगों ने अंग अंग के व्यायाम किए। अंग अंग का व्यायाम बहुत उपयोगी है। शुरू में सबको करना चाहिए। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको हर दशा में 20 जून तक आपको योग की सारी प्रोसेस को देना है। आप आज के इस वीडियो को, कैसेट को, व्हाट्सएप को बार बार देख करके और अंग व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आज इतना ही। कोई सुझाव हो, कोई कष्ट हो जो आपको दवा करते करते न ठीक हो रहा हो, योग से भी ठीक ना हो रहा हो, नेचुरोपैथी में अधिक टाइम लग रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट में लिखें। मैं आपको उचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का शेक करें।